रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का एक जो टॉपिक है वो देखेंगे, राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल की जरूरत क्यों पड़ी? लास्ट लेक्चर के अंदर जब भी हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्टडी किया था तो हमने ये कहा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है फॉर स्मॉलर एंगल थीटा जो है वो एज ए वेक्टर ट्रीट किया जाता है। तो इसका मतलब है उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, तो उस डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से जो है वो डिफाइन करते हैं। जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं तमाम की डायरेक्शन जो है वो हम राइट हैंड रूल के मुताबिक जो है वो क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 में भी हमने राइट हैंड रूल जो है वो डिस्कस किया था। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ग्रैब द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड, मीन के एक्सिस ऑफ रोटेशन को हमने अपने राइट हैंड में जो है वो उसको पकड़ लेना है मजबूती के साथ। योर थंब पॉइंट द वे, मीन्स के हमारा जो थंब होगा वो हमें डायरेक्शन बताएगा एंगुलर क्वांटिटी की। तो जैसे कि शो भी किया गया राइट हैंड रूल के मुताबिक जो है हमने अपने राइट हैंड में एक जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो पकड़ा है। कर्लिंग फिंगर जो है वो रोटेशन को रिप्रेजेंट करेंगी। अब रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। जब जब एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास रोटेशन होगी तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे क्वांटिटी और उसकी डायरेक्शन को। जब हमारे पास क्लॉकवाइज जो है वो रोटेशन होगी तो उस वक्त हम उसको नेगेटिव जो है कंसीडर करेंगे। और थंब जो है वो अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है। तो हमारे पास जो रोटेशन है अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड होगा, तो पॉजिटिव इसी वजह से है क्योंकि थंब अपवर्ड है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगा। अगर थंब डाउनवर्ड होगा तो इसका मतलब रोटेशन जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। नेगेटिव इसी वजह से लिखा है क्योंकि थंब उस वक्त जो है वो डाउनवर्ड होगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड रूल है और मैं फिर डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूँ। ग्रैब द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड with finger curling in the direction of rotation, erect thumb point in the direction of angular displacement। तो ये हमारे पास इसके साथ साथ जो है वो राइट हैंड रूल मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास अगली एंगुलर क्वांटिटी जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के लिहाज से चेंज होना अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन is called angular velocity। angular velocity को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा यूनिट जो है वो हमारे पास रेडियन पर सेकंड है। अदर यूनिट्स में हम रेवोल्यूशन पर सेकंड भी जो है वो यूज करते हैं। एवरेज अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को देखें तो हम ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल टी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कब होगी? व्हाट हैपेंड when the time gap delta t approaches to 0। जब टाइम इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल होगा तो उस वक्त एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? उस वक्त एंगुलर वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। देखिए एक इंटरवल है, उसका जो है ड्यूरेशन हमारे पास डेल्टा टी है। उस वक्त तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे एवरेज वेलोसिटी, एंगुलर एवरेज वेलोसिटी के तौर पे। लेकिन जैसे ही हम उसको इंटरवल को शॉर्ट कर देते हैं, मीन कि ये हमारे पास इंटरवल आ गया वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल, तो उस वक्त एवरेज वेलोसिटी जो है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देंगे और हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा INS इज इक्वल टू, INS स्टैंड फॉर इंस्टेंटेनियस, इज इक्वल टू लिमिट्स, क्योंकि लिमिट लगा दी हमने और कंडीशन लगा दी डेल्टा टी अप्रोच टू 0 डेल थीटा ओवर डेल टी। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन। आर वी स्पीडिंग अप द स्पिन, क्या हम स्पिन करते हुए ऑब्जेक्ट को उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं? तो उसको हम किससे डिस्क्राइब करेंगे? एंगुलर जो है वो एक्सेलरेशन से जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। तो डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर इसके यूनिट का जिक्र करें तो वो हमारे पास है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये स्मॉलर एंगल, जैसे हमने कहा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा तो वेक्टर होगा, तो यहाँ पे भी हम एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं। और हमेशा इसकी डायरेक्शन जो है एंगुलर वेलोसिटी हो एंगुलर एक्सेलरेशन हो, हमेशा जो है वो डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और हम डायरेक्शन राइट हैंड रूल से ही मालूम करते हैं। वही प्रोसेस है कि ग्रैब द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड, कर्लिंग फिंगर indicate the direction of rotation either clockwise or anti-clockwise, but erect thumb represents the direction of angular acceleration। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमने एंड पे टर्म लिखी थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
और जब हम एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट की जगह पे उसी डेफिनेशन में क्या मेंशन कर देंगे, एक्सेलरेशन जो है वो मेंशन कर दे। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास दो तरह से यूज हो सकते हैं, vf माइनस vi ओवर tf माइनस ti, ये चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था। लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, लीनियर एवरेज एक्सेलरेशन जो है, यहाँ पे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है तो ओमेगा f माइनस ओमेगा i ओवर tf माइनस ti, इसको हम डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा t भी लिख सकते हैं। किसी स्मॉल इंटरवल पे जाके जब एक्सेलरेशन का जिक्र होगा तो उसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम दिया जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास अल्फा आई एन एस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 del omega over del t. This is about all about angular acceleration. नेक्स्ट अगर देखें तो हम इन तीनों क्वांटिटीज जो हम पढ़ चुके हैं एंगुलर मोशन के अंदर, स्टार्ट में और फर्स्ट लेक्चर में और ये सेकंड लेक्चर के अंदर जितनी क्वांटिटीज पढ़ी उनका आपस में रिलेशन देखें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें क्या बता रहा था, पोजीशन बता रहा था। अगर इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी जो कि हमें क्या बताएगी, स्पीड ऑफ स्पिन बताएगी। और अगर उस एंगुलर वेलोसिटी को हम डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ तो वो हमें क्या बताएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन स्पीडिंग अप द स्पिन जो कि हमें वो बताएगी। अब इसके साथ साथ जो है अगर हम देखें तो हमारे पास लीनियर मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन थी और उनको हम लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम देते थे। सिमिलरली हमने तीन चीजें जो है वो इसके अंदर डिस्कस की हैं अपना एंगुलर और सर्कुलर मोशन के अंदर। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी। तो हम अब जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे। सबसे पहले जो है वो फर्स्ट लीनियर मोशन की जो इक्वेशन है उसको अगर देखें तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। सेकेंड इक्वेशन थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। थर्ड इक्वेशन जो है वो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है। फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी और टाइम का आपस में कनेक्शन बता रही है और सेकंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम का, जबकि थर्ड इक्वेशन जो है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का आपस में कंसेप्ट और कनेक्शन जो है वो हमें बता रही है। सिमिलरली अगर हम एंगुलर मोशन में देखें तो एंगुलर मोशन की इक्वेशन हैं एंगुलर इक्वेशंस, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी इसी फर्स्ट इक्वेशन से ओमेगा एफ विच इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। वी एफ की जगह पे ओमेगा एफ आ गया, वी आई की जगह पे ओमेगा आई आ गया और ए की जगह पे यहाँ पे अल्फा आ गया, टी वैसे का वैसे। और इसके साथ साथ सेकंड इक्वेशन जो है वो हमारे पास बनेगी थीटा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर जो है, इसमें एस जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ये एस थीटा में चेंज हो गया, इज इक्वल टू ओमेगा आई इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। नेक्स्ट जो है वो 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये तीन इक्वेशन जो है वो हमारे पास एंगुलर मोशन की हैं और ये भी मुकम्मल होगी। ये तीनों इक्वेशन किस वक्त वैलिड होंगी, कब कब वैलिड होंगी उसका भी जिक्र बता दूं आखिर पे। जब सर्कुलर मोशन जो है वो यूनिफॉर्म होगा उस वक्त ये जो है हमारे पास इक्वेशन वैलिड होंगी और तब तक वैलिड होंगी जब तक एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होता। तो इसके साथ जो है वो हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। मैं इजाजत चाहता हूँ। अगर आपको कोई भी बात जो है वो समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हम एज सुन एज पॉसिबल जो है वो आपको उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत शुक्रिया। स्लाइड्स को बार बार देखें, लेक्चर को गौर से सुने ताकि जो है वो आपका कोई भी डाउट जो है वो बाकी ना रहे, ताकि एग्जाम की आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।